हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एसएसटी का 2024 का जो सॉल्यूशन था पेपर का क्लास 10th का, उसका सेकंड पार्ट। देखिए 13 तक हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके थे, उससे आगे हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा 14 शुरू होने वाला है बिना कोई सी टाइम गवाए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 14 इज, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं, तो समझते हैं। देखिए, ए पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। एक पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? कुछ लोगों का या कुछ पीपल्स का एक ग्रुप होती है विद शेयर्ड आइडियाज अबाउट रनिंग द कंट्री, जिसमें उन आइडिया को शेयर किया जाता है जिससे हमारी कंट्री रन हो सके, यानी कि हमारा जो पूरा सिस्टम है वो सही से वर्क कर सके। तो उस आइडिया को हम शेयर करते हैं, कुछ पर्सनस का, कुछ व्यक्तियों का ऐसा ग्रुप होता है। सेकंड है आपका, इट वर्क्स टू विन इलेक्शंस एंड फॉर्म गवर्नमेंट्स। ये इलेक्शन जीतने के लिए काम करते हैं और अपनी गवर्नमेंट यानी कि सरकार बनाते हैं। थर्ड पॉइंट, पार्टीज हैव लीडर्स मेंबर्स एंड ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स। पार्टीज के पास में लीडर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, और उनका एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है। यानी कि ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि एक कह सकते हैं कि स्टेप्स होते हैं कि सबसे बड़ा कौन होगा, मतलब कोई भी अपना प्रेसिडेंट हो गया, फिर उससे नीचे कौन आएगा, फिर उससे नीचे कौन आएगा, इस तरह से, मतलब कोई अध्यक्ष हो गया, फिर वो कोई उपाध्यक्ष हो गया, फिर उससे नीचे हो गया, कुछ उससे नीचे हो गया। तो इस तरीके से पार्टी में बाय क्या कहते हैं, उनकी कह सकते हैं कि उनकी नॉलेज पर या उनके एजुकेशन पर, उनकी क्वालिफिकेशन के आधार पर उनको बांट दिया जाता है। ठीक है कि इसमें पार्टी में ये सबसे बड़े हैं, इनका काम ये होगा, फिर उनसे छोटे भी होंगे कुछ, फिर उनका भी कुछ अलग अलग काम होता रहेगा। तो इस तरीके से इनका एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर भी होता है। दे क्रिएट पॉलिसीज एंड प्लान्स टू एड्रेस सोशल इश्यू। वो क्या करते हैं, जो हमारे सोशल इश्यू होते हैं, जो सामाजिक हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए कुछ पॉलिसीज एंड कुछ प्लान्स वगैरह अब बनाते हैं, कुछ नीतियाँ, कुछ योजनाएं वगैरह तैयार करते हैं, ताकि हमारे जो सोशल इश्यू है, जो सामाजिक मुद्दे हैं, वो उनको उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। रिप्रेजेंट डिफरेंट ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट इन सोसाइटी। वो क्या करते हैं, अलग अलग सोसाइटी के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, है ना, ये सोसाइटी है, उन सभी को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट मतलब कि जब हम, जैसे एग्जांपल ऐसे समझ लीजिएगा कि मान लीजिएगा एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। तो ए को कुछ जगह के 1 2 3 ऐसे समझिएगा कि यहाँ पर 3 लोगों ने इस ए पार्टी को वोट दिए, ठीक है, और बाकी 4 लोगों ने बी पार्टी को वोट दिए। तो इन 3 पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा ये ए, और इन सभी पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा बी। मतलब इनकी जो भी प्रॉब्लम होंगी वो ए सोल्व करवाएगा, और इनकी जो भी प्रॉब्लम होंगी वो बी सोल्व करवाएगा। तो इस तरीके से रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, एजुकेट एंड मोबिलाइज वोटर्स टू सपोर्ट देयर आइडियाज। एजुकेट एंड मोबिलाइज यानी कि लोगों को अपने आइडिया को सपोर्ट करने के लिए, उनके जो आइडियाज़ होंगे उनको सपोर्ट करने के लिए वोटर्स को एजुकेट किया जाता है, यानी कि लोगों को अपने विचारों के प्रति जागरूक और संगठित करती हैं ये। नेक्स्ट, इन गवर्नमेंट दे इम्प्लीमेंट पॉलिसीज, इन अपोजिशन दे चैलेंज द रूलिंग पार्टी। गवर्नमेंट में वो अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती हैं, और जब वो अपोजिशन में होती हैं तो वो रूलिंग पार्टी को चैलेंज करती हैं। यानी कि ये, जैसे इस समय जो है हमारे पास में, वो रूलिंग पार्टी में कौन है, एनडीए है, ठीक है। और जो आपकी अपोजिशन पार्टी में है वो भी एक अलियंस है, वो भी आपका क्या कहते हैं, अलाइड इंडिया, वो क्या है आपका, एक इंडिया है। तो रूलिंग पार्टी में अगर ये गवर्नमेंट में होगी तो पॉलिसी बनाएगी, अगर ये आपके अपोजिशन में होगी तो जो लोग पॉलिसी बना रहे हैं उनको काम करने पर, अगर वो गलत करते हैं तो उनको रोकोगी भी साथ में। नेक्स्ट, यूज सिंबल्स एंड स्लोगन्स टू कनेक्ट विद द पब्लिक। ये कुछ सिंबल्स का ना, कुछ प्रतीकों का या सिंबल्स का या कुछ स्लोगन नारों का यूज करते हैं जिससे वो पब्लिक से कनेक्ट हो सके। तो ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज डेमोक्रेसी promote dignities and freedom of citizens? Clarify. हाउ डज डेमोक्रेसी प्रमोट डिग्निटी, यानी कि डेमोक्रेसी जो है वो डिग्निटी यानी कि सम्मान जो है वो
उसको कैसे प्रमोट करती है और किसी सिटीजन्स की फ्रीडम को कैसे प्रमोट करती है। तो देखिए, इनको हम पॉइंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इक्वल ऑफ राइट्स। डेमोक्रेसी एंश्योर ऑल सिटीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। डेमोक्रेसी सुनिश्चित करती है कि सभी सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाए, यानी कि सभी को समान अधिकार दिए जाएं, रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, जेंडर और रिलीजन। यानी कि ये ना देखा जाए, ना ही उसकी कास्ट, ना उसकी जेंडर, ना ही उसके रिलीजन। इस चीज़ को ना देखते हुए उनको सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए, जिससे उनकी और प्रोमोटिंग डिग्निटी, और उनके जो सम्मान है, ठीक है, वो उस चीज़ से बढ़ता है, या उनके सम्मान को बढ़ाया जाए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इट प्रोटेक्ट द राइट टू वॉइस ओपिनियंस विदाउट फेयर, एंश्योर पर्सनल फ्रीडम। ये प्रोटेक्ट करते हैं, ये क्या है, इट्स प्रोटेक्ट द राइट, ये हमारा वो अधिकार प्रोटेक्ट करते हैं टू वॉइस ओपिनियन, यानी कि हम अपनी बात करने का किसी को अधिकार रखते हैं, विदाउट फेयर, बिना डरे, बिना डरे हम अपनी बात कह सकते हैं। इस बात का अधिकार की सुरक्षा डेमोक्रेसी ही करती है। इंश्योरिंग पर्सनल फ्रीडम, और साथ में ये भी सुनिश्चित करती है कि हमारी पर्सनल फ्रीडम बनी रहे। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, सिटीजन्स कैन वोट एंड इन्फ्लुएंस डिसीजन एम्पावरिंग देम। सिटीजन क्या करते हैं, वोट देते हैं एंड इन्फ्लुएंस डिसीजन, और अपने डिसीजन से प्रभावित भी कर सकते हैं। एम्पावरिंग देम, उन्हें ऐसा लगता है कि हम ही पावर में हैं, क्योंकि हम ही से सरकार बनी है, तो हमारी ही शक्तियों का यूज सरकार बनाने में होगा। तो हमको भी लगता है कि हमने सरकार बनाने में भागीदारी करी है, यानी कि हम भी कुछ पावर्स में है, हम भी अपना को सशक्त महसूस करते हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जो हमारे मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनका भी प्रोटेक्शन इसमें होता है। लॉज सेफ गार्ड इंडिविजुअल फ्रीडम्स एंड ह्यूमन डिग्निटी, जो भी हमारे कानून हैं वो सुरक्षा देते हैं हमारे इंडिविजुअल्स फ्रीडम, यानी कि जो व्यक्ति हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता को, एंड ह्यूमन डिग्निटी, और मानव अधिकार की सुरक्षा करते हैं। अकाउंटेबिलिटी, इलेक्टेड लीडर्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल। जो लीडर्स इलेक्ट हो जाते हैं, यानी कि हमारे वोट द्वारा वो जीत जाते हैं, समझ लो, वो लोगों के प्रति अकाउंटेबल हो जाते हैं, यानी कि जवाबदेही हो जाती है उनकी कि आपने जनता के लिए क्या किया। प्रिवेंटिंग एब्यूज ऑफ पावर, वो रोक सकते हैं कि हमारी जो उनको पावर दी गई है उसका मिसयूज होने से हम उनको रोक सकते हैं कि हमने आपको जिताया था, बताइए आपने इसमें क्या क्या किया, और ऐसा किया तो क्यों, हम उसको नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, गवर्नमेंट से हटा सकते हैं अपने वोट के दम पर। नेक्स्ट, सोशल जस्टिस, इट एनकरेज इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, रिड्यूसिंग डिस्क्रिमिनेशन। यह प्रोत्साहित करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, यानी कि सभी को क्या मिलना चाहिए, बराबर बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि समान अवसर मिलने चाहिए हर चीज़ में। रिड्यूसिंग डिस्क्रिमिनेशन, ये आपका किसी भी भेदभाव को कम करता है। तो ये है थोड़ा सा हमारा क्लैरिफिकेशन, डेमोक्रेसी प्रमोट डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, यानी कि जो उपभोक्ताओं के अधिकार हैं उनका हमें समझाना है, इसमें उनको जो उल्लेख करना है। फर्स्ट है आपका राइट टू सेफ्टी, हमारे पास कैसा अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार। प्रोटेक्शन फ्रॉम हजार्डियस गुड्स एंड सर्विस, यानी कि हम जो खतरनाक वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं उनसे सुरक्षा का अधिकार है। राइट टू इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू एक्यूरेट डिटेल्स अबाउट प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, हमको ये अधिकार है कि जो भी प्रोडक्ट हमको मिल रहा है उस, या जो भी हमें सर्विस मिल रही है, ठीक है, उसकी एक्यूरेट डिटेल हमको मिलनी चाहिए। ये भी हमारे पास में कंज्यूमर्स का एक राइट होता है, कोई अधिकार होता है कि जो भी आप वस्तु ले रहे हैं उसकी सही डिटेल्स उस बॉक्स पर या फिर उसके साथ में जो भी पेपर हो उस पर लिखी होनी चाहिए। राइट टू चूज, फ्रीडम टू सेलेक्ट फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ ऑप्शन विदाउट प्रेशर, हमें ये फ्रीडम है कि बहुत सारी वस्तुओं में से या बहुत सारे क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स में से हम बिना किसी प्रेशर के, हमारी मर्जी की, हम किसी भी वस्तु को उसमें से चुन सकते हैं। तो फ्रीडम है हमें सेलेक्ट करने की, वैरायटी ऑफ ऑप्शन है, यानी कि अगर बहुत सारी वैरायटी हमारे सामने है, बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने हैं, तो उनमें से हम एक चुन सकते हैं, ये विदाउट एनी प्रेशर, यानी कि किसी भी दबाव में बिना आए हम अपनी वस्तु को चुन सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। आप दुकानदार ये नहीं कह सकते भाई ये खरीदो, यही खरीदो, यही खरीदो, हम नहीं, भाई हमारी मर्जी है, हम नहीं खरीद रहे, तो ये हर राइट हमारे पास में है।
राइट टू बी हर्ड, यानी कि सुने जाने का अधिकार है हमारे पास में। वॉइस कंप्लेंट्स एंड कंसर्न इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, हमारे पास में अगर मान लीजिए कोई डिफ़ॉल्ट हो क्या कहते हैं, कुछ भी हमारे साथ में ऐसा फॉल्टी कोई प्रोडक्ट आ सकता है, तो हम उसकी कंप्लेंट और कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी शिकायतें और समस्याएं दर्ज कराने का अधिकार हम रखते हैं। राइट टू रिड्रेस, सीक कंपनसेशन फॉर फॉल्टी गुड्स और सर्विस। राइट टू रिड्रेस में क्या है कि हम अगर कोई फॉल्टी गुड्स या सर्विस हमको देता है तो हम उससे कंपनसेशन यानी कि हम उससे मुआवजा की मांग कर सकते हैं। भाई तुमने फॉल्टी दी है, हमारे पैसे वापस दीजिए, या फिर इसके बदले हमें कोई दूसरी वस्तु दीजिए। मतलब इस टाइप के कुछ भी हमारे राइट्स हो सकते हैं, तो हम अपनी बात इसमें रख सकते हैं। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, अवेयरनेस अबाउट कंज्यूमर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उपभोक्ता शिक्षा अधिकार, अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों में जागरूक रहना है, कि हमें पता भी तो होना चाहिए कि हमारे जो राइट्स हैं वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस अबाउट कंज्यूमर राइट्स, हमें क्या कहते हैं, पता रहना चाहिए कि हमारे कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं, यही एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, हमारे पास में अधिकार है कि जो हमारा इन्वायरमेंट हो वो हेल्दी बना रहे, तो लिव इन अ सेफ एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट। हमें सुरक्षित और सस्टेनेबल यानी कि टिकाऊ इन्वायरमेंट में रहने का अधिकार भी है। यानी कि कोई भी ऐसा कोई भी कंपनी होगी वो ऐसा, जैसे मान लीजिएगा कि जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं इनमें से जहरीला धुआं निकलता, पॉइजनस गैसेस निकलती हैं, तो हमें ये अधिकार है कि हमारा जो इन्वायरमेंट हो वो सेफ हो। ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि भाई इनको कुछ गाइडलाइंस दे देती है कंपनियों को, कि आप ये जो फिल्टर लगाइए, एयर फिल्टर लगाइए, या फिर इस तरीके से कोई चिमनी बनाइए जिससे कि धुआं नीचे ना आ पाए, क्योंकि गर्म होता है ऊपर ही चला जाता है, तो वो अपना ऊपर चले जाए, नीचे लोगों को परेशानी ना हो, इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय DRABC इन द फर्स्ट एड, एक्सप्लेन। यानी कि प्राथमिक उपचार में DRABC से क्या तात्पर्य है, समझाइए। तो DRABC जो प्राइमरी असेसमेंट टूल्स इन फर्स्ट एड यूज टू रिस्पॉन्ड द इमरजेंसी इट स्टैंड्स फॉर। यह एक मतलब क्या कहते हैं, फर्स्ट एड यूज ही है, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा में एक प्रक्रिया होती है जिसका यूज हम किसी इमरजेंसी में के रिस्पॉन्स में करते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है, डी फॉर होता है डेंजर, चेक फॉर एनी डेंजर्स, यानी हमें देखना पड़ेगा कि जो भी घायल व्यक्ति है, जो भी जिसको भी चोट वोट लगी होगी, क्या वो किसी डेंजर में, किसी खतरे में तो नहीं है। आर फॉर रिस्पॉन्स, एजर्ट्स इफ द कॉजुअलिटी रिस्पॉन्सिंग बाई आस्किंग और जेंटली टैपिंग देम, है कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो पीड़ित व्यक्ति है क्या वो रिस्पॉन्स दे रहा है, उससे पूछ कर सकते हैं, उसे हल्का सा हिलाकर कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं हिलाना है। अगर मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ है और आपने ज़्यादा हिला रहे तो हड्डी पड्डी टूटने का डर भी रह सकता है। ठीक है, तो आप उसको ज़्यादा नहीं हिलाना है, हल्के से छूकर और या फिर उससे पूछ कर ये हम जांच कर सकते हैं कि क्या वो हमारी बात का रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा है। ए फॉर एयरवे, एंश्योर द एयरवे इज क्लियर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो सांस यानी कि जहाँ से उसको क्या कहते हैं एयर जा रही है, क्या वो रास्ता साफ है या नहीं है। बी फॉर ब्रीदिंग, चेक इफ द कैजुअलिटी इज ब्रीथिंग नॉर्मली, हमें ये भी देखना होगा कि जो पीड़ित व्यक्ति है क्या उसकी जो ब्रीथिंग है, जो सांस है वो नॉर्मली चल रही है या नहीं चल रही। सी फॉर सर्कुलेशन, लुक फॉर साइन ऑफ सर्कुलेशन और सेवियर ब्लीडिंग एंड एड्रेस इट, हमें ये भी देखना पड़ेगा, ऐसे कुछ साइंस को देखना पड़ेगा कि जब उसको जो सर्कुलर सिस्टम यानी कहीं से ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हुई है, कहीं से खून वगैरह तो नहीं निकल रहा है, अगर हो रहा है तो पहले हमें उसको संभालना होगा, है ना। मतलब कोई कपड़ा लगा के या कुछ ऐसी चीज़ आ गई जिससे इन्फेक्शन ना हो, उसके जो ब्लड निकल रहा है उसको बंद करना होगा। इट एंश्योर ए सिस्टमेटिक रिस्पॉन्स टू सेव लिव्स, यही एक जीवन बचाने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। ठीक है, एक सिस्टमिक रिस्पॉन्स है जिससे किसी व्यक्ति का जीवन को बचाया जा सकता है। तो ये हमारे पास 5 टर्म्स हैं जो हमको शुरू में करने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द प्रोटेक्टिव मेजर टू सेव द बिल्डिंग फ्रॉम फ्लड, इमारतों को बाढ़ से बचाने हेतु सुरक्षात्मक उपायों का उल्लेख कीजिए। तो हमें क्या क्या उपाय, हमें क्या क्या मेजर्स इसमें करने पड़ेंगे ताकि हम अपनी बिल्डिंग को फ्लड से बचा सके। फ्लड होता क्या है, वैसे बाढ़ होती है जब बहुत अधिक मात्रा में पानी आ जाता है, तो उसको हम बाढ़ बोल देते हैं। ठीक है, जिससे जान माल का नुकसान
हो सकता है। तो टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम फ्लड्स द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी टेकन। अपनी फ्लड से अपनी बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कुछ उपाय रखने होंगे। फर्स्ट है आपका एलिवेटिंग स्ट्रक्चर्स। बिल्ड बिल्डिंग अबव द एक्सपेक्टेड फ्लड लेवल। अगर आप ऐसे लेवल में रहते हैं, मतलब ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर समटाइम्स फ्लड आता रहता है, तो हमें इसको देखना होगा कि जो फ्लड आता है उसमें जो वाटर होता है तो वाटर का लेवल क्या है। हमें जो मकान बनाना है वो उससे ऊपर करके ही बनाना होगा, ताकि हमारे मकान में, हमारी बिल्डिंग में कोई पानी आकर ना घुसे। सेकेंड है फ्लड बैरियर्स। इंस्टॉल बैरियर्स लाइक लीव्स और फ्लड वॉल्स अराउंड बिल्डिंग। हमें क्या करना पड़ेगा कि अपने बिल्डिंग के चारों तरफ एक बैरियर लगाना पड़ेगा, है ना। एक फ्लड वॉल्स लगानी पड़ेगी। जैसे मान लो ये बिल्डिंग है तो उसके हम चारों तरफ एक बैरियर लगा सकते हैं इस तरीके से, ताकि जो वाटर हो वो अंदर ना आ सके। थर्ड है आपका वाटर प्रूफिंग। यूज वाटर प्रूफ मटेरियल फॉर फाउंडेशन वॉल्स एंड डोर्स। यानी कि हम ऐसे वाटर प्रूफ मटेरियल का यूज कर सकते हैं अपनी फाउंडेशन, यानी घर की नींव रखने में, घर की फाउंडेशन बनाने में हम वाटर प्रूफ मटेरियल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है। वॉल्स का वाटर प्रूफ वॉल्स या वाटर प्रूफ डोर्स, इस तरीके की मतलब जो भी हमारे दीवारें हों या फिर हमारे दरवाजे हों, सब कैसे हों, वाटर प्रूफ हों। प्रॉपर ड्रेनेज। इंश्योर इफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम टू डायरेक्ट फ्लड वाटर अवे। हमें ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम है, यानी कि हमारे पास में ऐसा कोई ड्रेनेज सिस्टम है जिससे पानी आसानी से बाहर निकल जाए। ठीक है। सीलिंग ओपनिंग। सील गैप्स इन विंडोज एंड डोर्स टू प्रिवेंट वाटर एंट्री। जो भी हमारे विंडो में या फिर डोर्स में जो गैप बना हो जाता है, जो खाली जगह रहती है, हमें उसको सील कर देना है, उसको रोक देना, ताकि हमारा जो वाटर है वो अंदर एंट्री ना कर पाए। फ्लड रेजिस्टेंस लैंडस्केपिंग। डिजाइन लैंडस्केप टू डाइवर्ट वाटर अवे फ्रॉम स्ट्रक्चर। हमें ऐसा डिजाइन तैयार करना पड़ेगा जिससे कि वाटर बिना बिल्डिंग के अंदर आए, सीधे बाहर निकल जाए, मतलब बिल्डिंग में आ ही ना पाए और सीधे हमें एक ऐसे एरिया से बाहर चले जाए। हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा या ऐसा स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो अगर हम इन स्टेप्स का यूज करते हैं तो फ्लड डैमेज को रिड्यूस कर सकते हैं एंड प्रोटेक्ट प्रॉपरली, और पूरी तरीके से सुरक्षित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफली मेंशन द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ सुनामी। सुनामी के कारणों और प्रभावों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। तो कॉजेज ऑफ सुनामी, यानी कि सुनामी के कारण क्या हो सकते हैं, पहले हम इनको जान लेते हैं। तो फर्स्ट है जी अंडर वाटर अर्थक्वेक। यानी कि अगर वाटर अर्थक्वेक आ गया है अंदर, वाटर के अंदर ही क्या हो गया है, अर्थक्वेक आ गया कोई, तो एक सुनामी आने का जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। सडन मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स बीनीथ द ओशियन। अगर समुद्र ओशियन की गहराई में टेक्टोनिक प्लेट्स अगर अचानक से मूवमेंट कर जाती हैं तो उससे हमें अर्थक्वेक आने की संभावना हो जाती है, और इस कारण भी सुनामी बन जाती है ना। सुनामी की जो बड़ी बड़ी लहरें हैं, जो पानी की बड़ी बड़ी लहरें, वेव्स हैं, वो अपना क्या कहते हैं, जनरेट होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि हम जानते हैं चाहे वो ओशियन हो चाहे वो लैंड हो, सब के सब टेक्टोनिक प्लेट्स पर टिके हुए हैं। और टेक्टोनिक प्लेट जो होती हैं वो अपने नीचे जो हमारा मैग्मा है, ठीक है, उस पर फ्लोट करती रहती हैं। सेकंड है आपका वोल्केनिक इरप्शंस। वोल्केनिक एक्टिविटी डिस्प्लेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। यानी कि वोल्केनिक इरप्शन जब होता है तो इससे भी हमारा बहुत बड़ी मात्रा में, लार्ज अमाउंट में वाटर डिस्प्लेस हो जाता है और बहुत बड़ी लहरों का निर्माण हो सकता है। यही हमारे सुनामी के कारण हो सकता है। थर्ड आपका लैंडस्लाइड्स। लार्ज लैंडस्लाइड्स इनटू द ओशियन कैन ट्रिगर अ सुनामी। यानी कि अगर कोई बहुत बड़ी लैंडस्लाइड्स, यानी जमीन अगर बहुत बड़ी कहते हैं जमीन अगर खिसक जाए और खिसक कर कहाँ जाए, महासागर में, यानी कि ओशन में आ जाए, तो ये भी सुनामी को ट्रिगर कर सकती है। अगला हो जाएगा मेट्रियोर्स इम्पैक्ट। इम्पैक्ट ऑफ लार्ज मेट्रियोर्स इन द ओशियंस कैन कोज मैसिव वेव्स। यानी कि जो मेट्रियोर्स होते हैं, जो उल्का पिंड होते हैं, जो कि आसमान से यानी कि स्पेस से आते हैं, अगर वो ओशियन में आके गिर जाते हैं तो वो भी बहुत बड़ी बड़ी लहरों का निर्माण कर सकते हैं। वो भी ये मैसिव वेव्स का निर्माण कर सकते हैं, जो कि किसी भी, अगर मान लीजिएगा वो लैंड की तरफ आ गई, वो लहरें आ गई,
तो वो उसमें एक तो ये तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और मैकेनिकल एनर्जी बहुत होती है, जिस कारण वो बहुत बड़ी संख्या में हमको क्षति या डैमेज कर सकती है। इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं? डेवेस्टेशंस। तो पहला क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड होम्स। क्या हो जाता है? जो कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि मान लीजिएगा कि ऐसे मान के चलते हैं, ये जो एरिया है वो हमारा लैंड है, और ये हमारा आपका ये वाटर लैंड है, ठीक है। तो ये हमारा मान लीजिए ओशियन है, यानी कि समुद्र है, कोई इधर को महासागर है, ये आपका लैंड है। तो इस एरिया को हम बोलते हैं कोस्टल एरिया, यानी कि जो समुद्र के किनारे का एरिया होता है वही हो जाता है आपका कोस्टल एरिया। तो सबसे ज़्यादा हमें जो डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, जो विनाश देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड होम्स, यानी कि जो कोस्ट के किनारे, जो तट के किनारे घर बने हैं, या जो भी चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा हमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। लॉस ऑफ लाइफ, सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड इंजरीज। होता क्या है? इसको बहुत बड़ी संख्या में ह्यूमन लाइफ का, यानी कि मानव जीवन का विनाश हो जाता है, एंड इंजुरीज, और क्या हो जाते हैं? बहुत सारी इंजुरीज, यानी कि घायल हो जाते हैं लोग, चोटें लग जाती हैं उनके, इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका इन्वायरमेंटल डैमेज, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेस। ये क्या करते हैं? जो हमारा पूरा इकोसिस्टम है उसको डिस्ट्रैक्ट करके रख देते हैं, एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेस, और जो हमारे वाटर सोर्सेस हैं उनको कंटामिनेट कर देते हैं, उनको प्रदूषित कर देते हैं। जैसे सोल्ट वाटर अगर मान लीजिएगा आपके घर में आ गया, तो आपको मीठा पानी तो नहीं मिलने वाला पीने के लिए, तब तो मिलेगा आपको खारा पानी, जो कि आप नहीं पी सकते हैं। बिकॉज अगर खारा पानी पियेंगे तो डिहाइड्रेशन की और प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कि नमक वाला पानी पीने से और प्यास बढ़ जाती है, ठीक है, और ये फिर डिहाइड्रेशन वगैरह की समस्या हो जाती है, ठीक है। तो ये नहीं करना है, हमारे जो सोर्सेज होते हैं उनको नाश कर देती है। तो इस तरीके से सुनामी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हमको प्रभावित या इफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, एक्सप्लेन। पहले विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान किया है, समझाइए। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918, जो पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, वो आपका 1914 से 1918 में हुआ था। प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द ग्रोथ ऑफ इंडिया नेशनल मूवमेंट, इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ग्रोथ ऑफ इंडिया नेशनल मूवमेंट, यानी कि इंडिया के नेशनल मूवमेंट की ग्रोथ में एक क्रूशियल रोल प्ले किया था, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इट लीड टू इंक्रीज टैक्सेशन, इसने बढ़ा दिए थे टैक्सेशन, यानी कि टैक्स बढ़ा दिया, एंड इकोनॉमिक्स हार्डशिप, और आर्थिक जो कठिनाइयाँ थी वो उत्पन्न कर दी थी। कोजिंग डिसर्टिफिकेशन अमंग द इंडियंस, जिस कारण हमारे जो इंडियंस हैं उनमें डिसर्टिफिकेशन उत्पन्न हो गया था, जनरेट हो गया था। डिसर्टिफिकेशन मतलब कि बताओ हमको संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी, है ना। तो सबके सब लोग क्या हो गए थे? डिसर्टिफिकेशन हो गए थे उस समय इंडिया में, क्योंकि टैक्स के बढ़ जाने से ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि लोग अपना दिमाग का संतुलन खो देते हैं। Many people felt the British exploited India in resource for the war effort. Many people felt, बहुत सारे लोगों को लगता था कि जो ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड इंडियन रिसोर्सेज, ब्रिटिश क्या कर रहे हैं? जो हमारे इंडियन रिसोर्सेज हैं, जो भारतीय हमारे संसाधन हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं फॉर द वॉर एफर्ट, यानी कि अपने युद्ध के एफर्ट के लिए हमारे संसाधनों का नाश कर रहे हैं ये लोग। द वॉर ऑल्सो क्रिएट ए सेंस ऑफ यूनिटी अमंग डाइवर्स इंडियन इकोनॉमी, द वॉर, इस वॉर ने एक क्रिएट ए सेंस ऑफ यूनिटी अमंग, यानी कि इसने एक यूनिटी को क्रिएट किया अमंग डाइवर्स इंडियन कम्युनिटी, यानी जो हमारी पहले इंडियन कम्युनिटी बटी हुई थी उनको एक करने में इसने वॉर ने हेल्प की है। क्योंकि पहले मान लीजिएगा कि लाइक एज, अगर रिलीजन को देख लें तो हिंदू मुस्लिम वाले झगड़े, लेकिन अगर कोई विदेशी हम पर आक्रमण करेगा तो हम हिंदू मुस्लिम वाले झगड़े भूल कर हम उस विदेशी को कूटना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये फीलिंग उस समय लोगों के मन में जागी। जैसे मान लीजिए कि कहीं घर में ही अगर विवाद चल रहा है, अगर दो भाइयों के बीच में चल रहा है, मान लीजिए किसी भी चीज़ को लेकर, अगर कोई दूसरा लड़ने आ जाता है तो वो भाई एक हो जाएंगे उसको पीटने के लिए,
ठीक है, वैसे ही एक यूनिटी हमारे क्या कहते हैं उस समय भी लोगों के मन में आ गई थी। तो इन रिस्पॉन्स लीडर्स लाइक गांधी जी एंड जवाहरलाल नेहरू स्टार्टेड डिमांडिंग सेल्फ रूल। तो इसके रिस्पॉन्स में जैसे गांधी जी हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, इन्होंने सेल्फ रूल की डिमांड स्टार्ट कर दी, यानी कि अपना ही स्वराज होगा, अपना ही राज होगा। द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द वॉर एफर्ट ऑल्सो स्ट्रेंथ द कॉल फॉर इंडिपेंडेंस लीडिंग टू मास मोबिलाइजेशंस। ये इंडियन की पार्टिसिपेशन इन द वॉर, यानी कि वॉर में लोगों की पार्टिसिपेशन भी हुई थी, यानी कि लोगों ने भी क्या कहते हैं उस समय जब 1950 का टाइम था, तो यहाँ से भी मतलब इंडिया से भी लोगों को ये लड़ने के लिए वहाँ पर लेकर जा रहे थे। ब्रिटेन में क्या कहते हैं जो सोल्जर्स थे उनकी कमी हो गई थी, तो इंडिया से लेकर जा रहे थे, जिस कारण एक तो उनको वहाँ का एक्सपीरियंस मिल गया लड़ने का। ठीक है, तो वो जब यहाँ पर वापस आए, तो उनको उनके अंदर एक ऐसा क्या कह सकते हैं पावर थी, उनके अंदर ऐसा जुनून था कि वो अब ब्रिटेन के खिलाफ आराम से एक मूवमेंट या कह सकते हैं उनके खिलाफ लड़ाई कर सकते थे। द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया इन द वॉर एफर्ट ऑल्सो स्ट्रेंथ द कॉल फॉर इंडिपेंडेंस। तो यही पार्टिसिपेंट इंडियंस का वॉर के एफर्ट से हमारे जो इंडिपेंडेंस वाली जो स्वतंत्रता की मांग थी उसको क्या कहते हैं बल मिला था, लीडिंग टू मास मोबिलाइजेशन। और इससे जन जागरूकता भी बढ़ी थी, यानी कि लोग भी इससे जागरूक हुए थे। Next, what step did the French Revolutionary take to create a sense of collective identity among the French people? यानी कि फ्रांसीस लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी कार्यक्रम ने क्या कदम उठाए थे? What step did the French Revolutionary, जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी यानी फ्रांसीसी क्रांति थे, ठीक है, उन्होंने क्या कदम उठाए थे? टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, यानी कि अपनी सामूहिक पहचान के लिए अमंग द फ्रेंच पीपल, यानी कि किसमें? फ्रेंच लोगों में। तो कौन कौन से कदम थे, कौन कौन से स्टेप्स थे, चलिए देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, नेशनलिज्म एंड द रेवोल्यूशन। द रिवोल्यूशन प्रोमोट द आइडिया ऑफ ए यूनाइटेड फ्रेंच। इस रिवोल्यूशन ने यूनाइटेड फ्रेंच यानी कि फ्रेंच को यूनाइट करने का एक आइडिया प्रमोट किया, एक फ्रेंच नेशन बनाने का एक आइडिया प्रमोट किया। ट्रांससेंडिंग रीजनल एज सोशल डिवीजन, रीजनल और सोशल डिवीजनल को भूल कर, उनको हटाकर एक आइडिया ऐसा बनकर आया कि हमें एक यूनाइटेड फ्रेंच नेशन बनाना है, तो एक आइडिया बनकर आया इसमें। द पीपल वर एनकरेज टू सी देमसेल्व्स एज ए पार्ट ऑफ कॉमन नेशन रेदर देन सेपरेट क्लास और रीजन। द पीपल वर एनकरेज्ड, लोगों ने प्रोत्साहित किया टू सी देमसेल्व्स, ने खुद को देखने के लिए एज ए पार्ट ऑफ कॉमन नेशन, यानी कि वो भी क्या होंगे? एक कॉमन नेशन के पार्ट होंगे, अदर देन सेपरेट क्लासेस और रीजन। जैसे वो पहले सेपरेट क्लासेस में थे, अलग अलग रिलीजन में थे, अब वो क्या होंगे? सबके सब एक कॉमन नेशन के एक कह सकते हैं सर एक राष्ट्र के एक पार्ट बनकर सामने आएंगे। द फ्रेंच फ्लैग एंड एंथम, द रेवोल्यूशनरी अडोप्टेड द ट्राइकलर फ्लैग एंड द मार्शलीज एंथम विच सिंबलाइज यूनिटी एंड पैट्रियोटिज्म। तो रिवोल्यूशनरी ने एक ट्राई कलर फ्लैग अडोप्ट किया एंड द मार्शलीज एंथम अपनाया, विच सिंबलाइज यूनिटी एंड पैट्रियोटिज्म, जो कि एक यूनिटी का और एक पैट्रियोटिज्म यानी एक देशभक्ति का एक प्रतीक था, एक सिंबल था। द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, the document adopted in 1789 emphasized individual freedom, equality, and the idea that all men were equal citizens with shared rights. द डॉक्यूमेंट्स अडोप्टेड इन 79, जब 1789 में डॉक्यूमेंट को अडोप्ट किया गया, इम्पेसाइज इंडिविजुअल फ्रीडम, इससे क्या हुई? इम्पेसाइज हुई इंडिविजुअल फ्रीडम, यानी कि व्यक्ति का स्वतंत्रता मिली, इक्वलिटी मिली, समानता मिली, एंड द आइडिया डेट ऑल मैन वर इक्वल सिटीजन, और ये आइडिया मिला कि सभी जो लोग हैं वो कैसे हैं, यहाँ पर जो भी सभी नागरिक हैं, जो भी सभी सिटीजन हैं, वो सब इक्वल हैं, विद शेयर राइट्स, ठीक है, और अपने अधिकार शेयर कर सकते हैं, यानी कि अपने अधिकार उनको मिल सकते हैं, वो अधिकार के तहत अपना इक्वल रहेंगे। रिवोल्यूशनरी सिंबल्स एंड फेस्टिवल्स, पब्लिक सेलिब्रेशन सच एज द फेस्टिवल ऑफ द फेडरेशन। Public celebration such as the festival of the Federation reinforce the unity of the French people, highlight national prides and identity. तो
पब्लिक सेलिब्रेशन, पब्लिक का जो सेलिब्रेशन था जैसे कि फेस्टिवल ऑफ द फेडरेशन, संघ बना, जो फेडरेशन है, जो संघ है, ठीक है, उसका उत्सव मनाना। रेनफोर्स द यूनिटी ऑफ फ्रेंच पीपल, कि लोग सब इकट्ठा हुए, सब यूनिटी में आ गए हैं। हाईलाइट नेशनल प्राइड एंड आइडेंटिटी, जिससे उनके जो नेशनल प्राइड था, जो नेशनल गर्व था, या फिर जो उनकी पहचान थी, वो हाईलाइट हुई है। दिस स्टेप्स हेल्प फास्ट एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू ए यूनाइटेड फ्रेंच नेशन, यही स्टेप थे जिन्होंने सहायता करी, ठीक है, एक यूनाइटेड फ्रेंच नेशन बनाने में। इस तरीके से ये चीज़ें इसमें, मतलब उनको ऐसा ऐसा लगा कि भाई हमारा एक नेशनलिज्म होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने रेवोल्यूशन किया। फ्रेंच फ्लैग उनका क्या कहते हैं, उन्होंने अडोप्ट किया, एक एंथम अडोप्ट किया। कुछ राइट्स दे दिए गए थे, वहाँ के जो सिटीजन्स थे उनको कुछ राइट्स डिक्लेयर कर दिए गए थे, ठीक है। कुछ सिम्बल्स दे दिए गए थे, रिवोल्यूशन सिंबल, फेस्टिवल वगैरह लोगों ने मनाना शुरू कर दिए थे, ये सब चीज़ें। देखिए ये ट्राई कलर फ्लैग है आपका फ्रांस का, जो दिखते हैं, और हिंदी वर्जन भी यहाँ पर है। क्रांति ने एकजुट फ्रांसीसी राष्ट्र के विचारों को बढ़ावा दिया था, जो क्षेत्रीय और सामाजिक विभाजन को पार करता था, यानी कि जिसमें क्षेत्रीय सामाजिक विभाजन ना हो, है ना, लोग एकजुट होकर रहें, इस तरीके के विचार को उन्होंने बढ़ावा दिया। लोगों को एक सामान्य राष्ट्र का हिस्सा मानने के लिए प्रेरित किया गया, ना कि अलग अलग वर्गों या क्षेत्रों में, यानी कि लोग अपने आप को एक सामान्य राष्ट्र का एक हिस्सा मानने लगे थे। वो जैसे जैसे अलग अलग वर्ग में रहते थे, अब वो अलग अलग वर्ग ना मानकर अपने आप को एक समाज का और एक राष्ट्र का हिस्सा मान रहे थे। क्रांतिकारियों ने त्रिकोणीय ध्वज और मार्शलेस गान को अपनाया, जो एकता और देशभक्ति का प्रतीक बना। 1789 में अपनाया गया दस्तावेज व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं, समानताओं और यह विचार प्रस्तुत करता है कि सभी पुरुष समान नागरिक हैं जिनके समान अधिकार हैं। तो सभी क्या है भाई, जितने भी आपके मेंस हैं वो आपके इक्वल सिटीजन हैं, और ऑल हैव सेम राइट्स, सबके समान अधिकार हैं। संघीयता के महोत्सव जैसे सार्वजनिक उत्सवों ने फ्रांसीसी लोगों की एकता को सुदृढ़ किया, यानी कि कुछ कुछ ऐसे महोत्सव सेलिब्रेट किए गए, क्या कहते हैं, फेडरेशन सेलिब्रेशन किए गए, जिससे लोगों को एकता का जो विचार था वो मिला, जो राष्ट्रीय गर्व और पहचान को जाहिर करते हैं, जिससे उनको राष्ट्र के प्रति गर्व महसूस हुआ, उनकी एक पहचान बन के रही सामने कि हम भी एक क्या कहते हैं फ्रेंचीज हैं, हम भी कोई फ्रांसीसी लोग हैं, इस तरीके से। जैसे हमें इंडिया को लेकर होता है कि भाई हम इंडियन हैं, ठीक है, अगर हम बाहर बताते हैं तो हम उसके लिए इंडियन ही होते हैं। अगर हम घर पे रहेंगे तो हम कुछ भी हो सकते हैं, अगर हम अपने स्टेट में हैं तो हम अपने कास्ट में बटे हुए हैं, ठीक है, अगर अपने मोहल्ले में है तभी हम अपने कास्ट में बटे हुए हैं, और अगर हम अपने स्टेट से किसी बाहर में जाते हैं तब हम अपने स्टेट का गुणगान करते हैं, लेकिन जब हम अपने फॉरेन में जाते हैं तो हम अपने कंट्री का गुणगान करते हैं, इस तरीके से, ठीक है, कि भाई हमें गर्व है हमारी कंट्री पर, हम गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हम इंडियन हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, राइट्स सो नोट्स ऑन फॉलोइंग स्पिनिंग जेनी मशीन्स एंड रिंडर पेज। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्पिनिंग जेनी मशीन के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। द स्पिनिंग जेनी इन्वेंटेड बाय जेम्स हरग्रीव्स इन 1764, यानी कि स्पिनिंग जेनी जो थी वो 1764 में जेम्स हरग्रीव्स ने इन्वेंट की थी। वाजे की इनोवेशन ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये एक महत्वपूर्ण एक कुंजी थी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की। यानी कि रिवोल्यूशन क्या होता है वैसे, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्री रिवोल्यूशन ये होता है कि अचानक से इंडस्ट्रियों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, यही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है। वो सारे इंडस्ट्री का अचानक से बढ़ जाना किसी एरिया में, उसी को हम बोलते हैं इंडस्ट्री रेवोल्यूशन। तो जैसे ही इस मशीन की खोज हुई वैसे ही आपकी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इट ग्रेटली इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्शन, इसने बहुत तेज़ी से इम्प्रूव किया इफिशियंसी ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्शन, यानी कि जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन था, जो आपका वस्त्र उत्पादन था, वो बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया। बाय अलाउइंग वन वर्कर टू स्पिन मल्टीपल स्पूल्स ऑफ थ्रेड सिमल्टेनियसली, सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग आउटपुट। देखिए इसमें क्या होता है, इस मशीन से एक ही वर्कर ने स्पिन मल्टीपल स्पूल्स, यानी कि बहुत सारे मल्टीपल स्पून बना थ्रेड के स्पूल्स बनाने शुरू कर दिए, वो भी एक साथ। सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग आउटपुट, जिससे उत्पादन क्षमता में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। ये होते हैं, यहाँ पर होते हैं भाई, ये हैं देखो स्पूल्स ऑफ थ्रेड, ये है, ठीक है। आपकी भाषा में क्या कहते हैं उनको, रील कह दी, धागे वाली रील कह देते हैं, जो भी कुछ कहते होंगे, है ना, कुछ गांव वैसे में गुल्ली भी बोल देते हैं। तो ये हैं आपके स्पूल्स ऑफ थ्रेड। तो पहले
क्या इस मशीन ने बहुत क्या कहते हैं, एक ही समय में एक वर्कर के द्वारा बहुत सारे स्पूल्स बनाने शुरू कर दिए। दिस इन्वेंशन रिड्यूस लेबर कॉस्ट, इस इन्वेंशन ने जो लेबर कॉस्ट थी, जो मजदूरों की कीमत होती थी, वो कम कर दी। एंड हेल्प द ग्रोथ ऑफ द कॉटन इंडस्ट्री, और कॉटन इंडस्ट्री के बढ़ने में या ग्रोथ होने में हेल्प की। ट्रांसफॉर्मिंग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसने टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रीब्यूट टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में अपना कंट्रीब्यूट किया, सहयोग किया, क्योंकि बहुत सारी क्या कहते हैं इनको, एक फैक्ट्रीज वगैरह या कंपनी वगैरह बननी शुरू हो गई थी। ठीक है, तो ये सब था स्पिनिंग जेनी मशीन की करामात, जिसने कुछ वर्कर्स की जो लेबर कॉस्ट थी वो कम कर दी। ये कह सकते हैं कि वर्कर की नौकरियां खा गई। अभी आगे भी होने वाला है ऐसा ही, है ना, जो एआई है ना, वो धीरे धीरे करके सबकी नौकरियां मिटाने वाला है, देखते रहो। आगे चलते हैं। रिंडर पेस्ट, रिंडर पेस्ट ऑल्सो नोन एज कैटल प्लेग, रिंडर पेस्ट को हम कैटल प्लेग के नाम से भी जानते हैं। इट्स अ वायरल डिसीज, यह कैसी है, अब विषाणु जनित बीमारी है, वायरल डिसीज है। डेट प्राइमली अफेक्टेड कैटल्स, जो कि मवेशियों को, एंड अदर क्लोवन हूफ्ड एनिमल, और जो खुर वाले जानवर होते हैं उनको प्रभावित कर देती है। जैसे कि अभी कोरोना आया था, वो भी कैसा था, अभी वायरस वाला था। जो वायरल होता है वो वायरस से ही फैलता है ना, वो पढ़ा हुआ हमने बायो में, वायरस के वगैरह में। कुछ बैक्टीरिया के कारण फैलता है, कुछ वायरस के कारण फैलता है, इस तरह की डिसीज़ होती हैं, वायरस जनरेट डिसीज़ होती हैं, कुछ बैक्टीरियल डिसीज़ होती हैं। वहाँ की बात नहीं करते हैं, हम यहाँ पे रहते हैं। इट स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, इट स्प्रेड, ये फैल जाता है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी कि छूने से फैल सकता है, और कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी कि ऐसा भोजन और पानी जो संदूषित हो, जिसमें ही मिला हो, उसको पीने खाने से भी फैल जाता है। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं भाई, फीवर आना, नेसल डिस्चार्ज यानी कि नाक से स्राव आ जाना, एंड डायरिया और दस्त वगैरह शामिल होते हैं। हिस्टोरिकल, रिंडर पेस्ट कोज्ड सिग्निफिकेंट लाइव स्टॉक लॉसेस, ऐतिहासिक रूप से जो रिंडर पेस्ट नाम की जो ये बीमारी है, जो डिसीज है, इसने बहुत सारे लाइव स्टॉक को, मवेशियों को मार गिराया, बहुत ज़्यादा हानि इसने पहुंचाई थी। फिर एक ग्लोबल वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू गया, लीड बाय द एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एंड ओआईई ने। ठीक है, इन दोनों ने सक्सेसफुली इस डिसीज को 2011 में समाप्त कर दिया। ठीक है, वैक्सीनेशन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया 2011 में, रिंडर पेस्ट को। रिंडर पेस्ट की जो बीमारी थी, इसने अमेरिका, यूरोप के एरिया की बहुत बड़ी हेल्प की थी, अफ्रीका को अपना एक कॉलोनिज्म बनाने में। क्योंकि अफ्रीका के जो लोग थे, उनके पास में लैंड की और कैटल्स की कोई कमी नहीं थी। वो अपना जो गुजारा कर रहे थे, वो इन्हीं के सहारे कर ले रहे थे। उनके यहाँ किसी के यहाँ लेबर, यानी किसी के यहाँ वर्क करने की कोई ज़रूरत उस समय नहीं थी। लेकिन यूरोप वाले चाहते थे कि ये लोग जो अफ्रीका में हैं, हम इन पर कब्जा करेंगे, और ये लोग हमको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स करके हमको यहाँ से देंगे, या फिर माइनिंग करके हमको यहाँ से देंगे। तो जब ये बात हुई, तो अफ्रीका वालों ने मना कर दिया कि भाई हम लेबर का काम नहीं करते हैं। तो फिर अचानक ही एक रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी फैल गई, जिससे उन बेचारों के जितने भी मवेशी थे, जितने भी उनके कैटल्स थे, वो 90% मारे गए उस बीमारी से। और जो 10% बचे, वो यूरोप वालों ने अपने कब्जे में ले लिए। तो अब उनके पास में अपने लाइफ लाइन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन को आगे चलाने के लिए कोई चारा नहीं था। तो धीरे धीरे वो उनके गुलाम बनते चले गए, यूरोप वालों के गुलाम बन गए, यूएसए वालों के गुलाम बनते चले गए, स्लेवरी होते चले गए। और आता है देखो, अफ्रीका की हालत बहुत ख़राब है। सबसे ज़्यादा भूखमरी, गरीबी यानी कि पॉवर्टी, हंगरी, ये सब चीज़ें आज भी अफ्रीका में देखने को मिल जाती हैं। वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है ना, एकदम लो लेवल का है। रीज़न, एक तो पुरानी जो उन पर जिन्होंने कब्जा किया था, उन्होंने उनको चकनाचूर करके रख दिया। दूसरा, वहाँ पर कोई टेक्नोलॉजी या वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वो इस टाइप का है नहीं जिससे कि वो ग्रोथ कर पाएँ। चलिए, ये बात बाद में करेंगे, आगे बढ़ते हैं। Describe how modern adaptation of traditional rainwater harvesting method are being carried out to conserve and store water.
बताइए कि परंपरागत वर्ष जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है। देखिए, मॉडर्न एडोप्टेशन ऑफ ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड हैव मेड वाटर कलेक्शन मोर इफिशिएंट एंड प्रैक्टिकल। जो पहले लोग इकट्ठा करते थे ना, जो भी पहले लोग कलेक्ट करते थे रेन वाटर को, वो अब मोर इफिशिएंट और प्रैक्टिकल हो गया है, यानी कि पहले से ज़्यादा इफिशिएंट हो गया है और इस समय अब प्रैक्टिकल भी हो गया है। जैसे एग्जांपल, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पहले क्या होता था भाई, ये इस टाइप का मैं दिखा देता हूँ पहले आपको। ये पूरा सिस्टम रहता था, ये वाला, ठीक है। ये कोई भी बिल्डिंग है, उसके रूफ पर हम वाटर को कलेक्ट करेंगे और एक पाइप के द्वारा हम नीचे ये वॉल्व लगाकर यहाँ पर जो नीचे कुछ क्या कहते हैं वॉल्स बना लेते थे, है ना, कुछ, तो यहाँ पर लाकर इकट्ठा कर लेते थे। अब इसमें मॉडर्न टेक्निक ने क्या अप्लाई किया कि भाई इसमें एक फ़िल्टर लगा दिया, और ताकि जो वाटर जाए वो साफ वाटर जाए, यानी एकदम क्लीन वाटर नीचे होना चाहिए। तो वही है कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग नाउ यूजेस फिल्ट्रेशन सिस्टम एंड ड्यूरेबल टैंक्स टू स्टोर क्लीन वाटर। इस समय मॉडर्नाइजेशन ने फिल्ट्रेशन सिस्टम अप्लाई कर दिया उसके बीच में, और एक ड्यूरेबल टैंक लगा दिया ताकि हम एक क्लीन वाटर को स्टोर कर सकें। रिचार्ज वेल्स एंड परकुलेशन पिल्स आर यूज टू डायरेक्ट रेन वाटर इनटू द ग्राउंड। रिचार्ज वेल्स यानी कि ऐसे कुएं जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं, इनके वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं। एंड परकुलेशन पिट्स यानी कि कुछ गड्ढे बना दिए गए जिससे कि हमारा जो रेन वाटर है वो ग्राउंड में जा सके। और रिप्लेनिशिंग अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई, जिससे कि हमारी जो वाटर सप्लाई है, अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई है, वो दोबारा हमको मिल जाए। ठीक है, इस टाइप के कुछ गड्ढे वगैरह जो पिट्स वगैरह हैं वो अब बना दिए जाते हैं। इन अर्बन एरिया यानी कि शहरी क्षेत्र में रेन गार्डन्स एंड ग्रीन रूफ्स आर बीइंग क्रिएटेड एब्जॉर्ब वाटर, रिड्यूस रन ऑफ एंड प्रिवेंट फ्लडिंग। यानी कि जो हमारे अर्बन एरिया हैं वहाँ पर रेन गार्डन बना दिए जाते हैं। देखो रेन गार्डन ये है, एक मिनट, ये जो इमेज है यहाँ पर, ये रेन गार्डन है। ऐसे करके गड्ढा बना दिया इसमें। अब क्या होगा, जो भी बरसात का पानी होगा यहाँ आकर इकट्ठा हो जाएगा और नीचे चला जाएगा, यानी कि हमारा जो ग्राउंड लेवल है वो बढ़ जाएगा। बस सिंपल सा है, ठीक है, इस तरीके से। और ये देखो रूप, ये ग्रीन लूप्स जो नीचे दिखा रखी है, ये ग्रीन लूप। इससे क्या होता है, इससे आपका जो वाटर है अधिकतर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, क्योंकि प्लांट है, प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, आपको मालूम ही होगा। तो सम अमाउंट्स ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, है ना, एंड रिमेन वाटर जो होता है वो अपना बाहर किसी भी पाइप के द्वारा बाहर जा सकता है। इससे क्या होता है कि रन ऑफ जो होता है, जो जो बहाव होता है पानी का, वो रिड्यूस यानी कि कम हो जाता है। और इससे बाढ़ आने की जो क्या कहते हैं फोरकास्ट है, जो हम बाढ़ आने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, है ना, प्रिवेंट फ्लडिंग। न्यू टेक्नोलॉजी लाइक स्मार्ट सेंसर्स आर यूज टू ट्रैक वाटर लेवल एंड कंट्रोल स्टोरेज। इस समय नई टेक्नोलॉजी जैसे कि जो स्मार्ट सेंसर होते हैं वो ट्रैक करते रहते हैं कि वाटर लेवल कहाँ पर है, और उससे हमारी जो स्टोरेज है वो कंट्रोल में रहती है। मेकिंग द प्रोसेस मोर इफिशिएंटली। इससे क्या होता है कि इस प्रोसेस से आज बहुत ज़्यादा ये प्रभावी हो जाती है, प्रोसेस बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करने लग जाते हैं। एडिशनली permeable pavements are designed to let rainwater seep into the ground, reducing waste and improving water conservation। देखिए, एडिशनली इसके अलावा क्या हो सकता है, परमेबल पेवमेंट्स आर डिजाइन, यानी कि परमेबल पेवमेंट्स बनाए जाते हैं, उनका डिजाइन बनाया जाता है ताकि जो रेन वाटर है वो आपका ग्राउंड के अंदर सीप हो सके, ग्राउंड के अंदर जा सके। रिड्यूसिंग वेस्ट, यानी कि जो वेस्ट है, जो वेस्ट हो रहा है हमारा, वो थोड़ा सा कम हो जाए, वाटर जो है वेस्ट हो रहा था वो कम हो जाए। इससे क्या होता है, वाटर कंजर्वेशन इम्प्रूव होता है हमारा। देखो ऐसा होता है, ये है इस टाइप से। इस टाइप से जो हमारी सीमेंटेड ईंटें लगी हुई है ना, इनके बीच बीच में गैप है। अब जब भी बरसात होगी तो इस गैप से पानी नीचे चला जाएगा। अगर यहाँ पे डामर करा होता इस तरीके से फुल ईंटें लगी होती, वो फुल ईंटें कह रहा हूँ, वो कंक्रीट वाली सड़क होती तो अंदर जा ही नहीं पाता, ठीक है, तो इधर उधर भाग जाता, वेस्ट हो जाता। अब क्या है कि भाई इस तरीके से लगा देते हैं ताकि इन ईंटों से ये जो हमारी ये ब्रिक्स हैं, जो ईंटें हैं, ये ब्रिक्स हैं, इनसे नीचे जो क्या कहते हैं सीप हो जाता है, वाटर अंदर चला जाता है। तो वही इसमें कहा गया था कि आर डिजाइन टू लेट रेन वाटर सीप इनटू द ग्राउंड, रिड्यूसिंग वेस्ट एंड इंप्रूविंग वाटर कंजर्वेशन।
दीज मॉडर्न मेथड आर हेल्पिंग टू स्टोर एंड कंजर्व वाटर फॉर लॉन्ग टर्म यूज। ये जो मॉडर्न मेथड हैं, है ना, वाटर को स्टोर करने के, कंजर्व करने के, जिससे वो लंबे समय तक हम इसका यूज कर सकें, स्पेशली इन एरियाज फेसिंग वाटर स्केर्सिटी। स्पेशल ऐसे एरिया में हम इनका यूज कर सकते हैं जहाँ पर हमको वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है, यानी कि वाटर स्केर्सिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर तक ही रखेंगे, उससे आगे क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, उससे आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।